बाबर आजम के फैंस के लिए एक और बुरी खबर। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन 8 to 10 ईयर्स, क्योंकि कुछ लोगों ने 8 साल लिखा हुआ है, कुछ ने 10 साल लिखा हुआ है, कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, 8 हो या 10 हो, ज़माना टाइम पीरियड बहुत लंबा है। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम 8 से 10 सालों बाद बाबर आजम T20 इंटरनेशनल की बैटिंग रैंकिंग में टॉप 10 से बाहर हो गया। छुटन छुटाई हो गई है बाबर आजम की। बाबर आजम का T20 इंटरनेशनल में बैटिंग में नया रैंक है 12। 3 दर्जे वो नीचे गिरे हैं, 3 पोजीशंस नीचे गिरे हैं, 12 पर आकर गिरे हैं। 13वें नंबर के ऊपर उन्हीं के साथी, उन्हीं के हमदम, उन्हीं को अपना कप्ताना मेरी जानना मानने वाले मोहम्मद रिजवान हैं। तो करण अर्जुन यहाँ पर भी साथी हैं। अच्छा, टेस्ट क्रिकेट में बाबर आजम ऑलरेडी 21वें नंबर पर है और ODI क्रिकेट में वो राइट एट द टॉप हैं, पहले 2 में 2nd नंबर के ऊपर। ठीक है, बाबर आजम की ये जो गिरान मज़ीद हुई है, इसमें डेफिनेटली उनकी जो रीसेंट T20 इंटरनेशनल में परफॉर्मेंसेस हैं उनका बड़ा अमल दखल है। स्कोर्स कोई नहीं खास हो रहे बाबर आजम से। पाकिस्तान सुपर लीग में भी बाबर आजम के सिर्फ 288 रन हैं, जिसमें 36 की बैटिंग एवरेज है, 36 की स्ट्राइक रेट 128 का है। ठीक है, 36 की बैटिंग एवरेज, स्ट्राइक रेट 128 का, तो वो बाबर आजम का ना जिसे कहते हैं कोई हिसाब किताब बन नहीं रहा। और बाबर आजम के रीसेंट स्कोर्स भी आपके सामने हैं। 31 155 के स्ट्राइक रेट के साथ साउथ अफ्रीका के अंदर एक मैच में, उससे पिछले मैच में 0, फिर वो एक 41 की है 146 के स्ट्राइक रेट के साथ होबार्ट में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, फिर उससे ऊपर ऑस्ट्रेलिया के 2 मैचेस दोनों में फेल, फिर ऊपर 32 आयरलैंड के अगेंस्ट लॉर्डर हिल में 94 के स्ट्राइक रेट के साथ, 33 अगेंस्ट कनाडा 100 के स्ट्राइक रेट के साथ, 33 किया 33 गेंदों के ऊपर। वर्ल्ड T20 की मैं बात कर रहा हूँ। 13 किया 10 गेंदों के ऊपर इंडिया वाले मैच में 120 पे 120 जो करना था। बाबर आजम का मोटा कोई स्कोर एक अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ, इवन 44 रन्स की इनिंग है USA के अगेंस्ट वर्ल्ड T20 में 102 के स्ट्राइक रेट के साथ। बाबर आजम का एक बड़ा स्कोर तगड़ा जनाब एक हमें डबलिन में नज़र आता है, आयरलैंड के अगेंस्ट 75 42 बॉल्स के ऊपर 178.57 के स्ट्राइक रेट के साथ। अच्छा, फिर एक न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, ये 2024 में 69 रन्स की इनिंग है 156.81 के स्ट्राइक रेट के साथ लाहौर में। ठीक है, इसके बाद बाहर कहीं पर वो 2024 के स्टार्ट में 350s न्यूजीलैंड का टूर, अगर आपको याद हो। अल्लाह आपका भला करे जनाब, उससे ऊपर भी सन्नाटा है, कब्रिस्तान का मंजर पेश हो रहा है। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 2022 में 79 रन्स की एक इनिंग है 149 के स्ट्राइक रेट के साथ। वो ट्राई नेशन सीरीज़ जो हमने खेली थी बांग्लादेश के अगेंस्ट, एक 55 रन्स की इनिंग है 137.5, कुछ ये नथिंग है। और बाबर आजम की जो फॉर्म है वो आपके सामने है, और ये उसी फॉर्म, गिरती हुई फॉर्म के सारे शाखसाने हैं और कुछ भी नहीं है। तो वो बाबर आजम का, हालांकि अभी मैं उस दिन भी आपको कह रहा था कि अभी T20 इंटरनेशनल कैरियर ख़त्म नहीं हुआ। माइक हैसन ने बड़ा क्लियर कट कह दिया कि ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही हमारे प्लान्स का हिस्सा नहीं है। अगर प्लान्स का हिस्सा ना होते तो ये जो भी कैंप लगा हुआ LCC के अंदर, उसमें वाइट बॉल क्रिकेट से रिलेटेड, स्पेशली T20 क्रिकेट से रिलेटेड, तो उसमें बाबर और रिजवान क्या कर रहे हैं फिर? तो ऐसा नहीं है कि बाबर का इन पर्टिकुलर अगर हम बात करें तो कैरियर फिनिश हो गया है, नहीं। बाबर की कुछ जगहों के कुछ मतलब उनको अपनी चेंजेस करनी पड़ेंगी बैटिंग टेक्निक में ना सही तो माइंडसेट में आप कह लें। ठीक है ना, बाबर को वहाँ उस पर काम करना पड़ेगा। जो उनकी फॉर्म से रिलेटेड इश्यूज़ हैं वो उनको देखने पड़ेंगे। मेंटल सुकून वो बाबर आजम को देखना पड़ेगा, फिटनेस का देखना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें माइक हैसन जो है वो ब्रश ऑफ नहीं करेगा, वो नहीं करेगा। मुझे पता है ना उसका, वो टिप टॉप किस्म का ना, वो डाटा ड्रिवन आदमी है, तो वो सारी चीज़ों को देखकर फैसला करेगा। तभी तो उसने कहा है ना कि कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पर बाबर आजम और रिजवान को काम करने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कहता कि उनका कैरियर ख़त्म हो गया या वो बिल्कुल ही रह गया T20 से, बट माइक हैसन ने ये भी कह दिया था कि मैं इस वाले बाबर और रिजवान को खिला भी नहीं रहा जब तक वो अपने अंदर वो फंडामेंटल चेंजेस नहीं करते जो मैंने आपको बताया है। उसमें फिर अब बैट स्विंग है,
उसमें फ़िटनेस है, बाकी सारी चीज़ें जो मैंने आपके सामने ऑलरेडी गोश गुजार कर दी हैं, ये बाबर आजम को करनी पड़ेंगी। देयर इज़ नो वे कि बाबर आजम इससे बच जाए। अभी तो बाबर आजम का ये सूरत हाल है कि भाई इतना फिट किस्म का बैट्समैन और बल्ला तिरछा नीचे आ रहा है भाई। यहाँ तो इस लेवल का घड़मस मचा हुआ है बाबर आजम की लाइफ में क्रिकेट से रिलेटेड। फॉर्म तो बिल्कुल मतलब वो टेक्निकल इश्यूज़ आ गए हैं कि वहाँ पर वो ठीक है, हाथ नहीं समझ में आ रहे, बहुत दोनों हाथ ही बहुत सॉफ्ट हुए हुए हैं, वो फ्लो के साथ बल्ला सीधा नहीं आ रहा, बल्ला थोड़ा तिरछा करके आ रहा है, ऊपर से वो बल्ला पहले आ रहा है, इधर आकर टेंटेटिव हो जाते हैं कि भाई अब यहाँ पर आकर मैं किसी तरीके से नज कर लूँ ऑफ साइड के ऊपर गेंद को या कुछ इस तरह। तो बाबर आजम के तो ये मसाइल चल रहे हैं। अब वो आपको अगर वो पक्का शॉट मारना है तो फिर आपका बड़ा सिंपल सा एक फ़िलॉसफी है बैटिंग की। ये आपके दो हाथ हैं, ये आपने बल्ला पकड़ा हुआ है, ठीक है, ये जो आपका हाथ है ना, ये आप ज़रा हार्ड रखते हैं, ये जो आपका हाथ है ना, ये आप सॉफ्ट रखते हैं। तो इससे होता क्या है कि आपने चूँकि अब ये मारना है ना, ठीक है, तो ये चूँकि सॉफ्ट है तो ये आपका बल्ला यूँ तिरछा पीछे जाएगा, गोल्फ वाला स्विंग बनेगा। समझ रहे हैं गुरु, ये गोल्फ स्विंग बनेगा। बाबर आजम गोल्फ तो खेलते हुए नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो भी दिल पे शोरी कर रहे होते हैं गोल्फ खेल के। वो गोल्फ से टेक्निकल जो बैटिंग का बैट स्विंग का निकलता है फार्मूला, वो बाबर आजम नहीं कैच कर पा रहे। आपने कभी देखा है गोल्फ की किधर जा रही होती है स्टिक? देखिए कभी वो शॉट ज़रा ज़हन में लाए ना, वो किधर जा रही होती है और फिर वो कैसे लगती है। पावर हिटिंग में बल्ला और ग्रिप ये इसी तरह काम करते हैं। हार्ड हैंड, सॉफ्ट हैंड, यूं लेके जाओ और टड़क करके मारो। अगर आपका ये हैंड हार्ड है, ये सॉफ्ट है, तो फिर आपका बल्ला इतना पीछे नहीं जाएगा, फिर वो बल्ला यहाँ पर कहीं रहेगा, ठीक है ना, बिल्कुल आपकी कमर के पीछे वाली साइड पर नहीं जाएगा, आपके ये शोल्डर से थोड़ा डायगनल कर लो, वहाँ पर कहीं होगा। तो वो फिर मुश्किल हो जाती है इस तरीके से शॉट लगाना बड़े। ये जितने पावर हिटर्स हैं वो सारी सी जिसे कहते हैं टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। बाबर आजम को देखे मैंने ये तक बता दिया यार, खैर उसे पता ही होगा, वो इतना बड़ा बैट्समैन है, मेरे बताने ना बताने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको पता सारी चीज़ों का होगा। ये नहीं हो सकता कि बाबर आजम को ना पता हो। चीज़ों को ठीक करता है नहीं करता वो बाबर आजम पर डिपेंड करता है। और अब तो बाबर आजम मतलब रैंकिंग से भी आउट हो रहा है। 3 फॉर्मेट हैं, 2 की रैंकिंग में वो टॉप 10 से बाहर हो गया है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि बाबर आजम के ऊपर कितना इम्पैक्ट आना शुरू हो गया, उसकी रेप्यूटेशन पे इम्पैक्ट आना शुरू हो गया। तो आई रियली होप कि बाबर आजम इन सारी चीज़ों के ऊपर काम कर रहा होगा। आई रियली विश दैट। बाकी अब 4223 बाबर आजम के रन्स हैं T20 इंटरनेशनल्स में। वापस कभी आए तो एक ही मैच में वो इतने रन्स बना लेंगे कि वो T20 इंटरनेशनल के टॉप के रन स्कोरर बन जाएंगे सबसे ज़्यादा। अभी रोहित शर्मा 4230 में कुछ उनके रन है, पता नहीं 31 के 33 इस तरह करके। दूसरे नंबर पर ये हैं अपने बाबर आजम, तीसरे नंबर पर विराट है। अब विराट और रोहित तो वैसे ही निकल चुके हैं T20 इंटरनेशनल से, रिटायरमेंट ले चुके हैं। अब बाबर आजम है, तो बाबर आजम हाईएस्ट रन्स गेटर बड़े आराम से बन सकते हैं T20 इंटरनेशनल्स में, लेकिन इम्पैक्ट प्लेयर वो नहीं है। मसला सारा यहाँ पर आता है। ये 4223 उनके जो रन्स हैं, इसमें से विनिंग कॉज में जो रन्स हैं वो बहुत कम है, 1000 भी नहीं होंगे। ये प्रॉब्लम है बाबर आजम का। तो बाबर आजम को ना इम्पैक्ट प्लेयर बनना पड़ेगा। अब वो कैसे बनते हैं, स्पेशली ये जो यंग लॉट के बैटर्स आए हैं, नईम, नाफे, हसन, ठीक है, हसीब, यासिर, इनके होते हुए बाबर आजम के लिए मुश्किलात होंगी T20 इंटरनेशनल में वापसी के लिए। बट बेस्ट ऑफ लक टू बाबर आजम, लेट्स होप ही डज समथिंग। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।